आज हम इस सेशन में बात करेंगे करंट अपडेट की। हम बात करेंगे न्यूज की, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। ये एक ऐसा भाग है जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग परीक्षा के 20% भाग को कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे हम संसद भवन की। संसद भवन आपका बन करके तैयार हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि संसद भवन कब इसका शिलान्यास किया गया, तो दिसंबर 2020 में इसका शिलान्यास किया है। काम शुरू कब किया गया, तो जनवरी 2021 इसका काम शुरू हुआ। अब बन के कब तैयार हुआ, तो आप बता सकते हैं मई 2023 को इसका काम कंप्लीट हुआ। 28 मई के दिन ऐसा माना जा रहा है कि इसका शुभारंभ हो सकता है, इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि G20 की जो बैठक भारत में होगी उस दिन भी इसका शुभारंभ हो सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर असमंजस बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि संसद भवन बन करके तैयार हो गया है। इसकी कुछ विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती है। ये एक प्रकार का ट्राइएंगल है। किस प्रकार का है ये? एक प्रकार का ट्राइएंगल है। यहाँ पर एक गेट है और यहाँ पर एक गेट है। इसमें 3 गेट हैं। 3 गेट तीनों के लिए अलग अलग है। एक विजिटर्स के लिए है, एक संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए है, और एक वीआईपी लोगों के लिए बना हुआ है। अगर इसकी हम कुछ और विशेषताओं की बात करें तो लोकसभा का अलग भवन है जिसमें 888 सीट्स है। राज्यसभा की हम बात करें तो इसमें 384 सीट है। कुल मिलाकर के 1272 सीटें हैं। अगर हम पिछली लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो इसमें 552 सीटें हैं और यहाँ पर 250 सीटें हैं। बात यह है कि उससे 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस भवन बना हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन भवन बना हुआ है जिसमें संविधान रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? यहाँ पर संविधान रखा जाएगा। इसके बाद में बात ये आती है कि संसद भवन का निर्माण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत का जो संसद भवन है यह अंग्रेजों की देन है। यूँ कहा जाता है कि यह लोकतंत्र के प्रतीक होने के साथ साथ हमें गुलामी की याद दिलाता है। भारत ने अपना एक संसद भवन बनाया और जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया उसका नाम है विस्टा प्रोजेक्ट। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद भवन का निर्माण किस योजना के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है, तो ये आप बता सकते हैं विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया। बात करें हम ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस मिसाइल, ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं आपको ये जानकारी होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्रूज मिसाइल धरती के पास से होकर के निकलती है। मतलब एक बार अगर उसे छोड़ा जाता है तो उसके रास्ते को चेंज किया जा सकता है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वायुमंडल में ऊपर भेजा जाता है और फिर वापस अपने टारगेट को भेजती है। लेकिन उसके टारगेट को हम एक बार निश्चित कर देते हैं तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसमें ऑक्सीजन का अलग से ही एक सिलेंडर रखा जाता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वायुमंडल से ही ग्रहण करता है क्योंकि यह वायुमंडल में ही गति करता है, जिसके कारण से रडार के पहुंच से भी ये बाहर है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसकी गति की तो 2.8 मैक है। अब बात ये आती है कि 2.8 मैक इस प्रकार की एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं? जो हवा की गति से तीव्र गति से चलती है।
मतलब 1 मैक से ज़्यादा गति वाली जो भी मिसाइलें होती हैं उनको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी जो गति है वो 2.8 मैक है, विश्व की सबसे तीव्र गति की मिसाइल है। इसे विश्व की सबसे तीव्र गति की मिसाइल का दर्जा भी मिला हुआ है। इसका उत्पादन भारत और रूस के द्वारा किया जा रहा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अभी हाल ही में इसकी जो गति है उसको भी बढ़ाया गया है और इस निर्यात भी दूसरे देशों को किया जा सकता है। अभी मौसम विभाग के द्वारा एक जानकारी मिली कि भारत में इस वर्ष एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। बात ये आती है कि एल नीनो क्या होता है, एल नीनो के प्रभाव क्या होंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो एल नीनो के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। एल नीनो होता क्या है? ये एक प्रशांत महासागर में गर्म धारा है। एल नीनो गर्म धारा है जो प्रशांत महासागर में उठती है। होता क्या है, इसके कारण से हवाएं प्रशांत महासागर की ओर रुख कर लेती हैं। अगर हम बात करें कि हवाओं का रुख किस ओर हो जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। बात ये आती है कि प्रशांत महासागर में निम्न दाब का केंद्र बनता है। निम्न दाब का केंद्र बनने के कारण से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, जिसके कारण भारतीय मानसून की गति या यूं कहा जाए दिशा बदल जाती है, जो प्रशांत महासागर की ओर चली जाती है, जिसके कारण से भारतीय जो मानसून है उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या मिलता है कि भारत में वर्षा कम होती है, अपर्याप्त होती है, अनियमित रूप से होती है। दूसरी चीज ये भी देखी जाती है कि देर से मानसून पहुंचता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब मानसून हमारे यहाँ नहीं आता है तो कृषि जो हमारा एक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है उसमें उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने के साथ साथ भारत अपना उत्पादन इतना नहीं कर पाएगा जितना उसको आवश्यकता है, जिसके कारण से मानव और अन्य जीव जंतु की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत जो गेहूं और चावल आदि का निर्यात करता है वो निर्यात भी नहीं हो पाएगा। इसका प्रभाव ये होगा कि भारत में आयात बढ़ जाएगा, आयात बढ़ जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा। निर्यात कम होगा और आयात बढ़ जाएगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, रोजगार में भी कमी आएगी और अन्य क्षेत्रों पर इसका प्रभाव जो कृषि आधारित व्यवसाय हैं उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से एल नीनो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक दुष्प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। अगर हम बात करें एल नीनो, इसका विकल्प अगर इसका उल्टा हम देखें तो एक होता है ला नीनो। ला नीनो जो जस्ट इसका विपरीत होता है। अगर ये आता है तो सामान्यतः से वर्षा ज्यादा होती है, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक पड़ता है। इसके बाद में अगली न्यूज मोचा के बारे में आ रहा है। मोचा क्या है आपसे पूछा जा सकता है। मोचा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। मतलब बात यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले जो चक्रवात हैं उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आने वाले जो चक्रवात हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में जो दाब होती है वो केंद्र में अधिक होती है और परिधि पर कम होती है। तो इसके कारण से जो इसका चक्र है वो केंद्र से परिधि की ओर बनता है। अब ये है क्या? चक्रवात जिसका नामकरण यमन ने रखा। यमन ने क्यों रखा? क्योंकि यमन का एक बंदरगाह है जिस पर लगातार
500 साल से वह कॉफी का निर्यात कर रहा है। कॉफी के निर्यात के कारण से इसका नामकरण रखा गया यमन के द्वारा। ये जो मोचा चक्रवात है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य या देश कौन से हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश, इस पे यहाँ पर देखेंगे आप म्यांमार। बंगाल की खाड़ी से यह उठ करके जब ऊपर की ओर जाता है तो तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जिसके कारण से इसकी गति बढ़ जाती है। यहाँ पर इसकी गति, हवाओं की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के कारण यहाँ का जो जनजीवन है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ के घर हैं, वो काफी प्रभावित होते हैं। आज के न्यूज के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 लोग मारे जा चुके हैं। ये जो प्रभावित राज्य हैं बांग्लादेश और म्यांमार, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, मतलब देश है। इसके बाद में हम अगर बात करें चलने का अधिकार, कौन सा अधिकार? चलने का अधिकार। आप लोगों को चलने का अधिकार दिया गया है। क्या हम चलते नहीं हैं? चलते हैं, लेकिन ऐसा अधिकार कि हमारे रास्ते में किसी प्रकार का भी अवरोध ना आए। जैसे हम चल रहे हैं, चलने के बाद में हमने देखा कि रास्ते में बस आ गई, जिसके कारण से वहां पर जाम लग गया, या जाम अचानक कभी भी बढ़ जाता है, जिसके कारण से लोग रुक जाते हैं और उन्हें रुकने का, या यूं कहा जाए कि उनके मार्ग में अवरोधक का काम करता है। अब बात ये आती है कि कोई व्यक्ति पैदल है, जिसके कारण से कोई व्यक्ति पैदल है, उसे उसके मार्ग से कोई भी व्यक्ति रोके नहीं, या उसके मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोधक नहीं आए। इसके लिए पंजाब सरकार ने चलने का अधिकार प्रदान किया है। बात यह है कि अब जब भी सड़कें बनेंगी, उसमें पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए अलग से एक ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर किसी भी प्रकार के साधन को जाने की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति साइकिल और पैदल चलेंगे उनके लिए ही वहां पर जाने के लिए अलाउ रहेगा। ये जो अधिकार है पंजाब राज्य ने लोगों को दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब राज्य ने कौन सा अधिकार अभी लोगों को दिया है। बात ये आती है कि मानव गरिमा से जुड़ा हुआ है, मानव स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे अनुच्छेद 21 में देखा जा रहा है, या यूं कहा जाए अनुच्छेद 21 का विस्तार माना जा रहा है। अब आप पुनः राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, वहां के राष्ट्रपति भवन को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। 1 जून से यह दर्शन के लिए खोल दिया गया है। 1 जून से दर्शन के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि अभी तक राष्ट्रपति भवन को बंद रखा गया था। अभी 1 जून से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। आप वहां पर जो म्यूजियम है उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद में धार्मिक आधार पर एक भारत के ऊपर आरोप लगा है। आरोप क्या है कि भारत जो सरकार है वह जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको निशाना बना रही है। बात यह है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रही है। यह भी आरोप लगा है कि भारत सरकार जानबूझ करके अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बना रही है, उनके घरों को तोड़ रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनमें एक डर का माहौल पैदा कर रही है। तो ये कौन कौन से जो देश हैं जिन्हें धार्मिक आजादी रिपोर्ट में उल्लंघन करता माना गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस की, फिर उसके बाद में भारत का नाम है, फिर चीन का, फिर सऊदी अरब का। भारत को इन देशों के साथ में रखा गया। इसी का विरोध भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि भारत में इस प्रकार की
कोई गतिविधि नहीं होती है, यह रिपोर्ट बिल्कुल जीरो है। भारत ऐसी रिपोर्ट का विरोध करता है जो भारत में हस्तक्षेप की दृष्टि से किया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि भारत में इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करके एक ऐसा तनाव भरा माहौल विश्व में या फिर भारत में बनाया जा रहा है, जिसके कारण से भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सहिष्णुता है उसको प्रभावित कर रही है। इसके बाद में आज के दिन की बात करें, आज हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। हाइपरटेंशन दिवस क्या होता है? हाइपर टेंशन दिवस मतलब आज 17 मई है, तो 17 मई को हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। मतलब 22 साल से लगभग 40 साल के मध्य जो लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन मिलता है, मतलब ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है या ब्लड प्रेशर जैसी स्थिति है उनमें देखने को मिलती है। ये कारण होता है चिंता का। चिंता और खान-पान और दैनिक व्यायाम नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं कि जो भारतीय निवासी हैं, या यूं कहा जाए कि विश्व के जो भी निवासी हैं जिनमें भी हाइपरटेंशन की स्थिति ये पाई जाती है, वो भारत के जो सांस्कृतिक पहचान योगा है उसका अभ्यास कर सकते हैं। मतलब भारत की जो पहचान है योगाभ्यास, उस योगाभ्यास के माध्यम से अपनी जो शारीरिक बीमारियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है, उनका उपचार किया जा सकता है। एक नई न्यूज की तरफ, भारत में नशे का धंधा क्यों बढ़ रहा है? आपसे पूछा जाए कि भारत में नशे का धंधा क्यों बढ़ रहा है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे, ये आपको यहाँ समझना है। बात है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर वियतनाम, म्यांमार और यहाँ पर थाईलैंड, ये जो देश हैं इनमें ड्रग्स का कारोबार होता है। इन देशों में आप देखेंगे गांजे का व्यापार होता है। इन देशों में आप देखेंगे शराब का व्यापार होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब होता है कि जो ये रेखा चित्र बनता है, अर्ध चंद्राकार जो रेखा चित्र बनता है, इसके कारण से इसको नाम दिया गया गोल्डन क्रिसेंट। इसमें कौन कौन से देश है? यहाँ पर हम देखेंगे ईरान है, यहाँ पर हम पाकिस्तान को देखेंगे और यहाँ पर अफगानिस्तान को देखेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अफीम आप देखेंगे, यहाँ पर गांजा, यहाँ पर देखेंगे थैलस मेटाफाइन, यहाँ पर देखेंगे हेरोइन आदि। बात ये है कि जब हमारे पड़ोसी देशों में इस प्रकार के व्यवसाय होते हों तो उसका स्वाभाविक रूप से भारत पर असर पड़ता है। यहाँ पर अवैध व्यापार के कारण से ये तस्कर भारत में अपने उत्पादों का पहुंच बना लेते हैं, जिसके कारण से भारत के ये जो क्षेत्र हैं, आप देखेंगे पंजाब सबसे ज्यादा पीड़ित है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसका प्रभाव क्या है? इसका कारण क्या है कि यहाँ पर ड्रग्स, शराब आदि का खुले में व्यापार होना। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी इस प्रकार का धंधा करते हैं, जिसके कारण से यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है, अगर हम शराब की लत की बात करें तो 14% जो लोग हैं वो शराब से पीड़ित हैं। अगर हम बात करें अफीम की, अफीम 2% लोग इसका सेवन करते हैं। अगर हम बात करें गांजा और भांग की तो लगभग 3% लोग इसका सेवन करते हैं। बात आती है कि कुल मिलाकर के अगर इनको देखा जाए तो 16 से 17% पॉपुलेशन भारत की
ये ऐसी पॉपुलेशन है जिसके वर्क कैपेसिटी ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर इनका सेवन बंद कर दे तो ये अर्थव्यवस्था में 2 से 3% का इजाफा कर सकती है, परंतु इसके कारण से इनका स्वास्थ्य, इनके परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है। इसका प्रभाव भारत की संस्कृति पर भी देखने को मिलता है। अब ये इस प्रकार की जो यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ पर जिस प्रकार का अवैध व्यापार हो रहा है, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने, जो भारत सरकार की एक संस्था है एनसीबी, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इसके कारण से भारत में अवैध व्यापार को रोका गया।